एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। शिमला को स्मार्ट सिटी के दूसरे चरण में शामिल करवाने के लिए कसरत शुरू कर दी गई है। शिमला को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल करने के लिए नगर निगम शिमला ने शिमला स्मार्ट सिटी मिशन शुरू कर दिया है, जो 24 मार्च तक चलेगा और 31 मार्च को रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी जाएगी, जिसके लिए लोगों में फॉर्म बांटे जा रहे हैं और उनकी फीडबैक भी ली जा रही है। इसके अलावा अब नगर निगम शिमला जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव ले रहा है। नगर निगम के महापौर ने कहा कि शिमला अपने आप में सपनों का शहर है, जो स्मार्ट शहर के लिए अपनी पात्रता पूरी करता है, जिसके लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा, जिसके लिए 5 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक फेसबुक ऑनलाइन एवं मैन्युअल रूप से बिजली, पानी, सीवरेज सहित 15 समस्याओं को लेकर शिमला के लोगों की फीडबैक ली जाएगी, जिसको लेकर नगर निगम ने शिमला की कई संस्थाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर मुहिम शुरू कर दी है। इसे 31 मार्च को केंद्र को भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिमला को स्मार्ट बनाने के लिए इसमें आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। आज जैसा कि आपको मालूम है, पिछली 5 जनवरी से लेकर नगर निगम शिमला जो है विभिन्न सेक्शंस जो इस शहर के नागरिकों के हैं उसके सुझाव जो है ले रहा है। हमने 10 तारीख से लेकर जो है विभिन्न हमारे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, यहाँ पर जो सिटीजन फोरम्स है, जनता के संगठन है, उनके सुझाव जो हम ले रहे हैं। आज हमने जो है यहाँ पर डीसी ऑफिस के कार्यालय में जो है जो हमारे विधायक यहाँ पर है, जो शिमला नगर निगम की परिधि के अंतर्गत जो चुने गए हैं उनको, और विभिन्न कॉरपोरेशंस और बोर्ड्स के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हैं उनको, और यहाँ पर जो जिला परिषद के सदस्य हैं और जो जिला परिषद की चेयरमैन है उनको जो है आज स्मार्ट सिटी के सुझावों के लिए आमंत्रित किया था। तो इसमें काफ़ी चर्चा के बावजूद जो है काफ़ी बहुमूल्य जो सुझाव हैं वो आए हैं, और हमारे अधिकारियों ने स्मार्ट सिटी की प्रपोजल कैसे बननी है वो भी जो है यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। मैं आपके माध्यम से शहर की जनता को जो है वो अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये जो शिमला शहर को स्मार्ट सिटी की प्रपोजल है, ये नगर निगम जो है इसको शिमला शहर के शहरवासियों के सुझावों के अनुरूप ही इसको जो है बनाना चाहती है। तो इसलिए आप जो हर स्तर पर नगर निगम जो कार्य कर रहा है, आप जो है इसमें भागीदारी करें। नगर निगम शिमला 1.5 लाख लोगों की फीडबैक लेने के लिए मुहिम तेज किए हुए है। लोग 15 मूलभूत सुविधाओं पर अपने सुझाव दे रहे हैं, जिसके तहत शिमला के भाजपा विधायक एवं कुसुम्पटी के कांग्रेसी विधायक ने भी नगर निगम को अपने अपने सुझाव दिए हैं। की गई मिशन स्मार्ट सिटी शिमला, इसमें जो सजेशंस मांगे गए हैं जनप्रतिनिधियों से और साथ में एज वेल एज पब्लिक से भी, इसमें क्योंकि 49 सिटीज़ जो हैं अभी सिलेक्ट हुई हैं उसमें स्मार्ट सिटी के लिए, जिसमें करीबन 1000 करोड़ रुपए हर सिटी को मिलेगा। इसमें शिमला भी एक है। 49 सिटीज़ में से 20 सिटीज़ ही फाइनलाइज करेंगी, क्वालिफाई करेंगी। उसके लिए सजेशंस पब्लिक के भी चाहिए और हमारे भी चाहिए। इसके लिए आज मीटिंग थी जिसमें हमने सजेशंस दी है। जो एक मुख्य कारण है दुर्घटनाओं का, कि अंडरग्राउंड केबलिंग पूरे शहर में होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो लाइट जो है 6-8 दिन जारी है, जैसे अभी हाल ही बर्फबारी में हुई। आइंदा ना हो, इसके लिए अंडरग्राउंड केबलिंग इलेक्ट्रिसिटी की भी और टेलीकॉम की भी, एज वेल एज जो इंटरनेट की तारें डलती हैं, आए दिन प्राइवेट कंपनीज जैसे ही मेटल होती है रोड वैसे ही खोदना शुरू कर देती हैं, वो बंद हो। और उसके लिए डकैट्स जो हैं हर एक सड़क पर लगे। ये शिमला स्मार्ट सिटी बने, हम उम्मीद करते थे कि ये पहले राउंड में होगा, लेकिन उस समय ये विभिन्न कारणों से नहीं हुआ। अब टोटल जो 109 सिटीज़ स्मार्ट सिटी में आनी हैं, उनमें कंपटीशन के लिए शिमला भी एक सिटी है, और टोटल लगभग 49 सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिसमें से 20 सिलेक्ट होनी हैं। शिमला एक अलग प्रकार की सिटी है, हिल स्टेशन है ये हिंदुस्तान का।
अंग्रेज़ों की राजधानी रही है ये। इसका जो एटमॉस्फेयर है वो लंदन से मिलता जुलता है और यहाँ की जो पुरानी हेरिडिटरी बिल्डिंग्स थी वो भी लंदन के आर्किटेक्चर के आधार पर बनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अधिकांश बिल्डिंग्स जो है उसमें से जल गई हैं। तो हमारा पहला तो इसमें जो है वो सुझाव मेरा ये है कि शिमला में सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने की है और उसमें पानी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। देश की आज़ादी के बाद अधिकतर समय देश पर राज करने वाले राजनीतिक दलों ने राजनीति को मात्र स्वार्थ पूर्ति के माध्यम बनाया है, जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मात्र 2.5 वर्ष के कार्यकाल में राजनीति को विकास से जोड़कर पूरे विश्व को अपनी विकासात्मक नीतियों से प्रभावित किया है और देश के करोड़ों जरूरतमंद लोगों को लाभ पहुंचाया है। यह बात भाजयुमो राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने सजाओ पिपलू में आयोजित युवा सम्मेलन के दौरान कही। इस अवसर पर अत्री ने कहा कि आज इस युवा सम्मेलन में उपस्थित युवाओं की भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखते हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेरोजगारी भत्ते के अपने वायदे से मुकर कर युवा विरोधी होने का प्रमाण दे रही है। वहीं इस अवसर पर सजायो पिपलू पंचायत के प्रधान कमलेश कुमार, टिहरा पंचायत प्रधान सुरेंद्र पठानिया सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। आज युवा कार्यकर्ताओं ने एक महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें नमो फॉर यूथ जो हमारा अभियान चल रहा है डिजिटल क्रांति को लेकर, कैशलेस सोसाइटी को लेकर, लेस कैश अर्थव्यवस्था के निर्माण को लेकर, उसमें जिस तादाद में युवाओं की संख्या यहाँ मौजूद हुई है, इससे एक बात तो प्रमाणित हो चुकी है कि युवा स्वार्थ की नहीं विकास की राजनीति को समर्थन दे रहे हैं। युवा समर्थन दे रहे हैं आज श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रत्येक उस अभियान को जिसका लक्ष्य इस देश को विश्व गुरु बनाना है। इससे प्रमाणित आज ये हो रहा है कि देश का युवा श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनके प्रत्येक अभियान के साथ है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह प्रदेश सरकार युवा विरोधी रवैया अपना रख रही है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने से आज अपने सत्ता के 4 वर्षों के उपरांत मुकर चुकी है, उससे युवा बहुत दुखी है, युवा व्यथित है और युवा आतुर है कि कब विधानसभा चुनाव हो और कब इस प्रदेश में युवा विरोधी सरकार को रुखसत किया जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिविल सेवा की परीक्षाओं में भाग ले रहे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी समुदाय से संबंधित प्रार्थियों को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रावास सुविधा के साथ साथ कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह प्रशिक्षण अनुभवी शिक्षक संकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिससे ऐसे प्रार्थियों को प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाओं में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री धर्मशाला में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है और इनके सामाजिक व आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी नीतियां, कार्यक्रम व योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी समुदाय के विकास के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने विभिन्न कल्याण बोर्डों का गठन किया है और हाल ही में धीमान कल्याण बोर्ड का भी गठन किया गया है। हर समुदाय की अपनी अपनी समस्याएं होती है और उनसे बातचीत करके उन समस्याएं उजागर होती है और उनकी जो मांगे हैं, उनकी दुख तकलीफ है, जो वो चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए सरकार कोशिश करती है। तो ये एक बहुत अच्छा फोरम है और इससे सरकार को भी राय मिलती है। सही बात, हर वर्ग की लोग अपने राय देते हैं, जानकारी देते हैं जो शायद सरकार तक न पहुँचे शासन तंत्र के द्वारा। जो प्रतिनिधि चुने हुए लोग हैं, मनोनीत लोग हैं उस वर्ग के, वो हमको ज़्यादा बताने के काबिल होते हैं और अंदरूनी बातें हमें मालूम होती है। हमने कोशिश की है कि विभिन्न बोर्डों के द्वारा जो हम समाज के हर समाज के लोगों की सेवा करें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, क्योंकि गुर्बत हर जगह है।
राजपूत हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो और गद्दी हो या रुका हो, कोई भी जो वोट है उसमें कुछ संपन्न लोग हो सकते हैं और अधिकांश लोगों की अपनी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही ये वोट है। उन्होंने संबंधित विभागों की बैठक में की गई परिचर्चा के आधार पर नीतियां व कार्यक्रम बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में सुझाव व प्रतिक्रिया के माध्यम से नई नीतियों व कार्यक्रमों की योजना बनाने में सहायता मिलती है। प्रत्येक समुदाय की अपनी समस्याएं होती हैं और इस पर हुई परिचर्चा सरकार को उनकी आवश्यकताओं और मांगों के प्रति सजग करती है और उनके कल्याण के लिए प्रभावी कदम उठाने में सहायता करती है। मनोनीत सदस्य बैठक में उनके समुदाय के प्रभावित लोगों की आवाज उठाने में सहायता करते हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है और सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए प्रत्येक संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को समुदाय के लोगों की समस्याओं का निर्धारण समय के भीतर निवारण करने के निर्देश दिए। इससे पहले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम व नीतियां कार्यान्वित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आवास रहित परिवारों को गृह निर्माण के लिए दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों को स्वरोजगार गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्त एवं विकास निगम का गठन किया गया है। समुदाय के विद्यार्थियों को अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। शांडिल ने कहा कि गत वित्त वर्ष के दौरान इस समुदाय के 1031 उम्मीदवारों को कौशल विकास के अंतर्गत कंप्यूटर और अन्य कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उन्हें विभिन्न प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सहायता मिल सके। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कोई वर्ग न टूटे, जिसकी इनकी विशेष समस्याओं के समाधान के लिए हम अलग से बैठकर न सोचें। इसीलिए हमने ब्राह्मण बोर्ड का कायम किया है, राजपूत बोर्ड कायम किया है, अल्पसंख्यक बोर्ड कायम किया है, बैकवर्ड क्लासेस बोर्ड कायम किया है, कई किस्म के बोर्ड कायम किए गए हैं जो समाज के हर अंग को छूते हैं और समाज के अंदर जो विभिन्न समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए ये बोर्ड बनाए और जो यहाँ पर चर्चा होती है उसके आधार पर ही गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है और जो आपकी राय है उसको सम्मिलित करके और हम उसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देने के लिए प्रयत्न करते हैं। आइए अब जानते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी तक मध्यम और ऊंचाई वाले स्थानों पर मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि मैदानी इलाकों में अगले 3 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों और निचले पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 3 दिन मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन 22 जनवरी से इन इलाकों में भी बारिश की संभावनाएं हैं, जबकि मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम 19 से 25 जनवरी तक कई स्थानों पर बारिश और बर्फबारी हो सकती है। शिमला में सुहावने मौसम का पर्यटकों ने जमकर आनंद लिया तो जनजीवन भी काफी हद तक पटरी पर लौट आया है। प्रदेश में राजधानी समेत 3 अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक बुधवार को पिछले 24 घंटों के दौरान कल्पा में 6.2 और केलांग में 9.0 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। इस दौरान शिमला का तापमान -0.6 डिग्री आंका गया।
पिछले 24 घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर बारिश भी दर्ज की गई। इसमें भुंतर, धर्मशाला, पालमपुर, चंबा, मनाली और कांगड़ा में बारिश दर्ज की गई। बुधवार को अधिकतम तापमान ऊना में दर्ज किया गया, जबकि कल्पा में अधिकतम तापमान सबसे कम रहा। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 25 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों, खासकर मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं बर्फबारी के बाद प्रदेश में सड़कों को खोलने का काम जारी है। लोक निर्माण विभाग सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है। बावजूद अभी भी भारी संख्या में प्रदेश में सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। बुधवार को राज्य में 132 सड़कें खोली गई। इसके बावजूद अभी भी 112 सड़कें राज्य में बंद पड़ी हैं। वहीं प्रदेश में बर्फबारी के बाद भारी संख्या में बस रूट प्रभावित हैं। वहीं राज्य में हुई ताजा बर्फबारी ने सड़कों को काफी क्षति पहुंचाई है। अभी तक लोक निर्माण विभाग को करीब 61 करोड़ रुपए का नुकसान बर्फबारी से आंका गया है। पहली बर्फबारी से राज्य में 607 सड़कें बंद हो गई थी। इससे राज्य में सड़कों को 34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं हाल ही में हुई बर्फबारी ने करीब 27 करोड़ नुकसान विभाग को पहुंचाया है। यदि फिर से राज्य में बर्फबारी होती है तो इससे लोक निर्माण विभाग को और भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। अधिकारियों के अनुसार राज्य में बंद पड़ी सड़कों को खोलने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। विभाग ने इस काम में करीब 12,000 श्रमिकों को लगा रखा है। इसके अलावा 214 मशीनें भी बर्फ हटाने के काम में लगाई गई हैं। वहीं ताजा बर्फबारी के बाद अभी भी राज्य में भारी संख्या में बस रूट प्रभावित हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।